आज के इस बदलते युग में कौन नहीं मॉल में जाता है। और जब भी आज के आधुनिक मॉल में अगर आप जाते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से आपकी चेकिंग भी की जाती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब किसी इंसान को उसके वेशभूषा के आधार पर मॉल में नहीं घुसने दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है बेंगलोर के मॉल में। क्या है वो मामला, चलिए आपको बताते हैं। तो धोती पहनकर ये बुजुर्ग दादा गए थे मॉल में, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वालों ने जो सलूक उनके साथ किया, इसको देखकर आपका भी दिल दुखी हो जाएगा। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बेंगलोर के जीटी मॉल का है, जहां पर एक बुजुर्ग किसान अपने बेटे के साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचा था। लेकिन इस सुपर मॉल के गेट पर ही इस बुजुर्ग किसान, जिनका नाम करियप्पा है, उनको सिर्फ इसलिए रोक दिया इस मॉल के अंदर जाने से क्योंकि उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था। लेकिन साथ में इन किसान के बेटे, जिनका नाम नागराज है, इनके लाख मनाने के बाद भी जो सुरक्षा कर्मी थे वो नहीं मानते हैं। और इसके बाद जब मीडिया वालों ने उनके दादा करियप्पा से बात की तो उन्होंने ये बताया कि वो बहुत दूर से अपने गाँव से बेटे से मिलने आए थे और पिता के आने की इस खुशी में जो उनका बेटा था वो उनको मॉल में फिल्म दिखाने के लिए आया था। लेकिन इसी दौरान मॉल के गेट पर लगी सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर एंट्री देने से ही मना कर दिया। और फिर वो आगे कहते हैं कि जब मेरे बेटे ने उनके इस रूल के बारे में पूछा कि अगर कोई व्यक्ति धोती कुर्ता यानी अपने पारंपरिक वस्त्र को पहन के आता है तो उसको मॉल में आने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। कपड़ों के ऊपर जज कर लेते हैं कि यह इंसान हमारे लायक है या नहीं है। और अब बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। तो यह खबर काफी ज्यादा चर्चित है कि कई बड़े देशों से भी ज्यादा बिजली की खपत करती है दुनिया की ये दो बड़ी कंपनियां। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दो बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी भारत में मौजूद हैं। तो एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि टेक कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आज के समय में कई बड़े देशों से भी ज्यादा बिजली की खपत करती हैं। तो यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2023 में करीबन 24 ट्रिलियन वॉट आवर बिजली की खपत की, जो 100 देशों की खपत से भी कहीं ज्यादा है। और माइकल थॉमस के द्वारा किए गए इस रिसर्च की पूरी जानकारी उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर भी शेयर की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अजरबैजान के बराबर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, जिसकी जीडीपी 78.7 बिलियन डॉलर है। और तो टेक रडार की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में गूगल का राजस्व 307.4 बिलियन डॉलर था और माइक्रोसॉफ्ट का 211.9 बिलियन डॉलर था। अब ये सारी जानकारियां ये उजागर कर देती हैं कि ये कंपनियां कहती तो हैं कि हमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना चाहिए और अपने वातावरण को इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा कही गई बात ये अपने ऊपर ही लागू नहीं करने में सक्षम दिखते हैं, क्योंकि इनके द्वारा यूज की गई इलेक्ट्रिसिटी अगर हम आयरलैंड, घाना, डोमिनिकन और ट्यूनीशिया जैसे कंट्रियों को भी अगर हम जोड़ दें तो इनके देश की कुल इलेक्ट्रिसिटी खपत मात्र 19 ट्रिलियन वॉट आवर ही है, जबकि जॉर्डन जैसा बड़ा देश मात्र 20 ट्रिलियन वॉट आवर की खपत करता है। लेकिन ये कंपनियां मात्र इस बात से बच जाती हैं कि अपने आप को शो करती हैं, हम इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग मात्र इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम नए से नए इनोवेशन कर सके। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की, तो 2.294 ट्रिलियन और 3.372 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वर्तमान में दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं। और इन सभी खूबियों के कारण से ही इन दो बड़ी कंपनियों पर हमेशा से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों पर बारीकी से नजर रखी जाती है। और अब बात करते हैं उस न्यूज के बारे में जो है हमारे हेल्थ से रिलेटेड। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर कैसे दिल्ली से कैंसर की नकली दवाइयों की सप्लाई हो रही थी। तो पंजाब के एक व्यक्ति ने अपनी मां के लिए करीबन 16.20 लाख रुपए में 12 इंजेक्शन खरीदे थे। वहीं चंडीगढ़ की एक महिला ने अपनी दादी के लिए करीबन 13.50 लाख रुपए में 10 इंजेक्शन खरीदे थे। और पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति था जिसने अपने पिता के लिए 24 लाख रुपए में 24 इंजेक्शन खरीदे थे। और ये सभी इंजेक्शन उन्होंने अपने परिवार में हुए कैंसर पीड़ित लोगों के लिए खरीदे थे। तो इस तरीके से 8 लोगों ने कैंसर से जूझ रहे अपने परिवार के लिए करीबन 75 लाख रुपए के इंजेक्शन खरीदे थे। और इन सब में से एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि इन लोगों ने जो कैंसर के इलाज के रूप में दवाइयां खरीदी थी नकली निकली थी। यानी खबरों के अनुसार ये बात सामने आई है कि राजधानी दिल्ली में करीबन 3 महीने पहले कैंसर की नकली दवा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। और जब पुलिस ने इस घटना की पूरी अच्छे से छानबीन की, जिसके बाद पुलिस ने जांच करके उनके नकली दवा बनाने से लेकर बेचने तक के बारे में सारी की सारी जानकारियां उनके द्वारा चार्जशीट में खुलकर बताई गई है। यानी पुलिस ने जब इस गिरोह का भंडाफोड़ किया था तब उनके पास से नकली दवा से भरी हुई शीशियां भी जब्त की गई थी। और उन नकली दवाओं की 140 शीशियों का बाजार में वास्तविक मूल्य आज
आज के समय में लगभग 4 करोड़ के आसपास है। इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस ने चार्जशीट के हवाले से ये कहा है कि बिहार के मधुबनी के एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मुंह और फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थी और उसका इलाज राजीव गांधी कैंसर संस्थान और पटना के बुद्ध कैंसर अस्पताल में चल रहा था। बाद में डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को केटुंडा इंजेक्शन लगाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उस इंजेक्शन को खोजते खोजते वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए लव नरूला नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया और नरूला नाम के उस व्यक्ति ने उसे वो इंजेक्शन कम से कम 90,000 रुपए में एक इंजेक्शन देने की पेशकश की। उसके बाद उसने अप्रैल से अगस्त तक 2022 के बीच करीबन 3.60 लाख रुपए में 4 इंजेक्शन खरीदे थे। लेकिन जब उसकी पत्नी को बुद्ध कैंसर अस्पताल में 2 इंजेक्शन दिए गए तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी और 11 सितंबर साल 2022 को उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तो मामला ये था कि वो नकली दवाइयां बेचते थे और खाली शीशियां खरीद कर मार्केट से उस पर असली दवाइयों की लेबलिंग करके उसको मार्केट में बेच दिया करते थे। यानी ये जो आरोपी हैं ये दिल्ली और गुड़गांव के टॉप के हॉस्पिटल में काम भी करते थे और आरोप पत्र के अनुसार जो आरोपी था वो कथित तौर पर फार्मासिस्ट था और अस्पताल के कर्मचारियों से वो इम्पोर्टेंट दवाइयों की खाली शीशियां ले लेता था। इसके बाद इन शीशियों में वो नकली दवाई भर देते थे और फिर यहीं से खेल शुरू हो जाता था। जो फार्मासिस्ट था वो वेबसाइट के जरिए करीबन 40,000 से 50,000 रुपए में इन दवाइयों को बेच देता था। और जांच में ये बात सामने आई है कि इस साल की शुरुआत में करीबन 12 मार्च को दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान दिल्ली और गुड़गांव स्थित अस्पतालों के कर्मचारियों सहित 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अब बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन और वियतनाम से भारत आगे निकलेगा। तो रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ग्लोबल हाउस बनने का जो विजन है वो सामने रखते हुए नीति आयोग ने कहा है कि साल 2030 तक देश को $500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक $350 बिलियन की फिनिशिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और करीबन $150 बिलियन की कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग भारत में भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक फोकस्ड पॉलिसी की जरूरत होगी। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन था वो $101 बिलियन के आसपास था, जिसमें $86 बिलियन का फिनिश गुड प्रोडक्शन था और $15 बिलियन की कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग थी। और अभी हाल की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट करीबन $4.3 ट्रिलियन और भारत में करीबन $155 बिलियन का होने का अनुमान जताया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के टोटल गुड्स एक्सपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक की हिस्सेदारी लगभग 5.23% थी। अब इस एनालिसिस से ये बात समझ में आती है कि ग्लोबल मार्केट में ये जो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अच्छे परिणाम दिखा रहा है और इंटरनेशनल डिमांड पूरी करने की क्षमता भी रखता है। लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र अभी 1% से भी कम की है, जबकि वियतनाम भारत से करीबन 6 गुना एक्सपोर्ट करता है। जबकि भारत में डिजाइन और कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरुआती स्तर पर काम कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि आज के समय में टैरिफ और मटेरियल कॉस्ट के चलते असेंबली के मामले में चीन के मुकाबले भारत को करीबन 5 से 6% का डिसएडवांटेज है। और इनपुट कॉस्ट अधिक होने से कॉर्पोरेट के मामले में चीन के मुकाबले 4 से 5% का डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से ही चीन को कंपोनेंट्स और असेंबली से जुड़े एक अच्छा इकोसिस्टम होने का फायदा मिलता है। और यही नहीं, लॉजिस्टिक कॉस्ट के मामले में भी 2 से 3% का भारत को डिसएडवांटेज है। दूसरी ओर चीन, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान जैसे भारत के प्रमुख प्रतिद्वंदियों ने कई तरह की टैक्स छूट, टैरिफ कट और स्केलिंग और दूसरे इंसेंटिव के जरिए खुद को बड़ी ग्लोबल कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसे अच्छा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सेक्टर को फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सपोर्ट की जरूरत है और उसके साथ ही साथ कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइनिंग के लिए कुछ छूट और इंसेंटिव देने होंगे और लेबर स्किल को भी बढ़ावा देना होगा और टैक्स छूट भी देनी होगी। तभी जाकर भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सुधर सकती है। लेकिन आपको अगर ये जानकारियाँ सभी अच्छी लगी होंगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।